हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हमारे ऑनलाइन क्लास में हम लोग पिछले वीडियो में देखे कला के तत्व के अंतर्गत वर्ण अर्थात रंग को, रेखा को, तान पोतोयन इत्यादि को देखे और हम लोग रंगों में देखे थे पिछले वीडियो में जल रंग। तो आज हम ये तैल रंग से शुरुआत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तैल रंग दोस्तों, तैल रंग को किसके द्वारा खोजा गया? खोजकर्ता कौन है? खोजने का समय क्या था और स्थान क्या है? और साथ ही साथ एक दो और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि तैल रंग में चित्रकारी के लिए उपयुक्त धरातल कैसा होता है और किस प्रकार की तूलिका का प्रयोग किया जाता है और तैल रंग की कौन कौन सी मुख्य तकनीक है और तैल रंग का निर्माण कैसे होता है और साथ ही साथ इसके कार्य करने की क्या विधि है। सॉरी। तो यहाँ तैल रंग को खोजने वाले जॉन आइक बंधु थे। ये हॉलैंड के आने वाले थे, दो भाई थे। दो भाई थे, एक तो हर्बर्ट जॉन आइक थे और एक जॉन आइक थे। हर्बर्ट जॉन आइक और जॉन आइक दोनों भाई नीदरलैंड के आने वाले थे। हालांकि नीदरलैंड को जब हॉलैंड कहा जाता है। तो दोस्तों, इनका जो समय है वो 15वीं सदी है और स्थान उस समय तो नीदरलैंड था देश का नाम, लेकिन वर्तमान नाम हॉलैंड है। तो थोड़ा सा देखिएगा विकल्प में कि किस देश के रहने वाले थे। तो यहाँ नीदरलैंड के रहने वाले जॉन आइक और हर्बर्ट आइक ने 15वीं सदी में तैल रंग की खोज की। और दोस्तों, इसके लिए जो धरातल होता है, उपयुक्त धरातल तैल रंग से चित्रकारी के लिए, वो भी हल्का खुरदुरा होना चाहिए। हल्के खुरदुरे धरातल पर कलर पकड़ता है सही से। लेकिन तैल रंग से चित्रकारी के लिए उपयुक्त तूलिका या ब्रश कौन से हैं, हम लोग जल रंग के लिए भी देखे थे। तैल रंग के लिए ब्रिसल और सेबल ये दो ब्रश होते हैं। इन दो ब्रशों से चित्रकारी की जाती है। और यहाँ तैल रंग की अगर हम लोग तकनीक की बात करें तो यहाँ पर भी जो है तैल रंग की 2-3 तकनीक बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो है स्काम्बलिंग, ड्राई ब्रशिंग
और ब्रोकन कलर। यहाँ तकनीक देखें, तो 3 तकनीक है। ब्रोकन कलर, ये कुछ तकनीक हैं और इसमें हम लोग स्क्रैम्बलिंग, ये तकनीक है, भी हम लोग तकनीक में एक एक करके देखते हैं। तो हम लोग स्क्रैम्बलिंग और ड्राई ब्रशिंग, जब हम लोग जल रंग देख रहे थे तब उसमें आप लोगों को बताए थे कि स्क्रैम्बलिंग में किस तरह से चित्रकारी होती है, ड्राई ब्रशिंग की क्या होती है, किस तरह से चित्रकारी होती है, और ब्रोकन कलर बचता है। दोस्तों, ये जो ब्रोकन कलर है, यह चित्रकारी की कोई तकनीक नहीं है, यह रंगों के प्रयोग करने की एक विधि है और इसमें तूलिका से रंगों के धब्बों को पास पास लगाकर चाशु से मिश्रण किया जाता है और इसके प्रेरणा स्रोत जे कांस्टेबल थे और जे कांस्टेबल ने बालों के बड़े सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाए हैं। तो दोस्तों, हम लोग ड्राई ब्रशिंग तो पीछे देखे ही थे और यहाँ जो तैल रंग में चित्रकारी होती है उसका माध्यम क्या है, तो यहाँ तारपीन के तेल से जो है चित्र तेल बनाए जाते हैं, अलसी से बनाए जाते हैं, वार्निश से बनाए जाते हैं। ये तेल में बनाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो कभी कभी तेल में प्रयुक्त माध्यम भी पूछ देता है कि तो यहाँ हम लोग चीड़ के पेड़ से भी जो है तेल बनाया जाता है। चीड़ के पेड़ से जो है तारपीन, इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो एक होता है वार्निश, इसका भी प्रयोग करते हैं। हालांकि वार्निश का प्रयोग जो है गाढ़ेपन को कम करने के लिए किया जाता है। और अलसी का तेल, इन सबसे हम तैल रंग का निर्माण करते हैं और यहाँ तैल रंग के चित्रण की कार्य विधियाँ, यानी किस तरह से चित्रण किया जाता है, हम लोग जल रंग में देखे थे लाइट टोन टू डार्क टोन, यानी प्रकाशित तान से गहरे तान की ओर, यानी पहले हल्का रंग लगाएंगे, उसके बाद में और गाढ़ा लगाएंगे, फिर और गाढ़ा लगाएंगे, सबसे अंतिम में सबसे गाढ़ा लगाएंगे। ये जल रंग में होता है। लेकिन तैल रंग में इसका उल्टा होता है। यहाँ पहले गाढ़ा रंग लगाएंगे, उसके बाद में और कम गाढ़ा, फिर और कम गाढ़ा, फिर और कम गाढ़ा, और थोड़ा यहाँ जो तैल रंग में जो है चित्रण कार्य होता है, यह गहरे तान से प्रकाशित तान की ओर, और इसका जस्ट उल्टा होता है जल रंग में।
तो दोस्तों हम लोग तैल रंग देखे, जल रंग देखे, और एक बड़ा ही महत्वपूर्ण रंग है एक्रेलिक रंग। और एक तरह से एक्रेलिक रंगों को सबसे आधुनिक रंग कहा गया है। दोस्तों एक्रेलिक रंग जो है ये चित्रण की सबसे नई तकनीक है, और इस तैल रंग के जो खोजकर्ता हैं वो कलाविद थे संडे पेंटर्स, जो फ्रांस के रहने वाले थे, और इन्होंने ही एक्रेलिक रंग की खोज की। थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। एक्रेलिक रंगों को लेकर के प्रश्न आया है। एक्रेलिक रंग को सबसे आधुनिक रंग कहा गया है। इसमें आप चाहे जल मिलाइए चाहे तेल मिलाइए, और इसमें दोनों माध्यमों में काम किया जाता है। और कहा जाता है कि इसमें सफ़ेद रंग नहीं मिलाया जाता है, क्योंकि सफ़ेद रंग मिलाने से मटमैला सा दिखेगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस एक्रेलिक रंग के खोजकर्ता कौन हैं। दोस्तों एक फ्रांस के कलाविद थे संडे पेंटर्स। इन्होंने ही इसे खोजा, लेकिन इस एक्रेलिक रंग को 1922 ईस्वी में लैटिन के अमेरिका ग्रुप के द्वारा प्रारंभ किया जाता है। 1922 ईस्वी में अमेरिका के लैटिन ग्रुप द्वारा प्रारंभ। और यह 1950 ईस्वी में भारत में चित्रकारी हेतु प्रारंभ होता है। कहाँ से कह सकते हैं तो आप लोग बताए थे कि ये सबसे आधुनिक रंग है, और इसमें सफ़ेद रंग नहीं मिलाना चाहिए, नहीं तो ये मटमैला दिखेगा। और इसमें आप चाहे जल मिलाइए रंग में, चाहे तेल मिलाइए, रंग तैयार हो जाता है आपका। तो ये हमारा सबसे आधुनिक एक्रेलिक रंग रहा। और इस एक्रेलिक रंग के बाद में हम लोग कला के तत्व में कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें देखेंगे, और वो महत्वपूर्ण चीज़ है पेंसिल। पेंसिल का भी चित्रकारी में महत्व है। स्केचिंग करने के लिए पेंसिल बड़ा उपयोगी है। हालांकि चारकोल स्टिक से भी काम होता है ज़्यादा। लोग चारकोल स्टिक देखेंगे। अभी पेंसिल देखते हैं। दोस्तों पेंसिल को कहा जाता है HB पेंसिल। यहाँ जो HB है यह हार्डनेस अर्थात कठोरता, और B ब्लैकनेस अर्थात कालापन का प्रतीक है। और
जहाँ तक पेंसिल की बात है, लोग पेंसिल में देखते हैं कि कुछ पेंसिल ज़्यादा काला होता है, कम कठोर होता है, कुछ ज़्यादा कठोर होता है, कम काला होता है। तो इस तरह से पेंसिल की कुल 16 ग्रेड होती हैं। जैसे हम लोग HB पेंसिल प्रयोग करते हैं, जिसमें ये यानी समान कठोर और समान कालापन हो, लेकिन इसकी कुल 16 ग्रेड होती हैं। इसमें H यानी कठोर पेंसिल को लेकर के H1, H2, H3 से लेकर के H6 तक, और B यानी B1 से लेकर के B10 तक। तो जिस तरह का पेंसिल प्रयोग करना होता है, तो जैसे मान लीजिए हमें किसी लकड़ी पर काम करना होता है तो कठोर पेंसिल का प्रयोग करते हैं। चित्रकारी वगैरह के लिए जो है काला पेंसिल का प्रयोग करते हैं। तो हम देखते हैं पेंसिल की ग्रेड। पेंसिल की कुल 16 ग्रेड होती हैं, और इन 16 ग्रेड में जो है कठोर पेंसिल की 6 ग्रेड और 10 ग्रेड काले पेंसिल की। और इस पेंसिल जो बनाया जाता है, इसमें लेड प्लस मिट्टी, लेड ग्रेफाइट होता है, और प्लस मिट्टी उसको पीस करके उसकी पतली पतली बत्तियां बना करके आग में पका लिया जाता है। और उसके बाद में लकड़ी के 2 खांचों के बीच में उसे जोड़ दिया जाता है, 2 खांचों को, और इसमें लेड ऑक्साइड और मिट्टी, अगर मिट्टी की मात्रा हम बढ़ाते हैं तो वो पेंसिल कठोर होती जाती है, और जब लेड ऑक्साइड की मात्रा बढ़ाते हैं तो वह पेंसिल काली होती रहती है। और यहाँ पेंसिल के लिए हम लोग जो लकड़ी प्रयोग करते हैं, लकड़ी अगर रेशेदार है और उसके छिलके उतर रहे हैं आसानी से, तो वो पेंसिल टूटते नहीं हैं। और पेंसिल के लिए उपयुक्त लकड़ी अगर देखें, जिससे पेंसिल सबसे अच्छी क्वालिटी का बनता है, तो वो सीडर की लकड़ी होती है। इससे पेंसिल के छिलके जो है ऊपर आसानी से उतर जाते हैं और पेंसिल टूटती नहीं है। दोस्तों, ये जो पेंसिल है, पेंसिल ग्रेफाइट की सबसे पहले 1662 में बनती है। पहली ग्रेफाइट पेंसिल ईस्वी में बनती है, और 1771 ईस्वी में इंग्लैंड में फेबर में पहली कंपनी स्थापित होती है। यानी पेंसिल की पहली कंपनी 1761 ईस्वी में इंग्लैंड में बनी। तो ये जो इंग्लैंड में कंपनी बनी थी, ये फेबर कंपनी थी, और ये पेंसिल की पहली कंपनी थी। लेकिन पहली ग्रेफाइट पेंसिल 1662 में बन गई थी। तो देख लीजिएगा पेंसिल की कितने ग्रेड होते हैं, एच के कितने होते हैं, बी के कितने होते हैं। पहली ग्रेफाइट पेंसिल कब बनी, पहली कंपनी कब स्थापित होती है, कहाँ स्थापित होती है, और जो कंपनी थी पेंसिल बनाने वाली उसका नाम क्या था। तो पेंसिल में बस इतना ही। और पेंसिल के बाद में हम लोग कुछ और चीज़ें देखेंगे। हम लोग रंग देखे थे,
जब वर्ण अर्थात रंग पढ़ रहे थे तो वहाँ रंग की श्रेणियाँ नहीं देखे थे। जैसे हम लोग लाल रंग देख रहे हैं तो कुछ गहरा लाल है, कुछ नारंगी लाल है या हल्का नारंगी लाल है। तो इसको क्या अंग्रेजी में बोलते हैं, कई बार पूछ भी लिया गया है, एक आध बार यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। तो जैसे अगर हम लोग रेड अर्थात लाल रंग की बात करें कि रेड की बात करें तो क्रिम्सन है, स्कारलेट है, बारमीडियन है, ये कुछ रंग हैं जो लाल रंग की श्रेणी में आते हैं। कुछ रंग हैं जो नीले रंग की श्रेणी में आते हैं। नीले रंग को लेकर के एक बार प्रश्न भी पूछा गया था। तो लाल रंग की श्रेणी में एक क्रिम्सन रेड होता है। क्रिम्सन रेड जिसे गहरा लाल कहा गया है, देखने पर ये गहरा लाल जैसा दिखेगा। लाल रंग की श्रेणी में ये एक आता है स्कारलेट रेड। इसमें इंक डाल दें। आइए लिखते हैं स्कारलेट। ये भी या स्कारलेट रेड। ये स्कारलेट रेड जो होता है ये नारंगी रंग जैसा दिखता है। और इसके अलावा एक होता है बारमीडियम रेड। ये आप लोग कम से कम ये याद रहे कि हाँ बारमीडियम रेड है या स्कारलेट रेड है। तो सीधे रेड के साथ रखिएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ ये लाल रंग है और ये हल्का नारंगी लाल है। बारमीडियम रेड होता है हल्का नारंगी। और लाल रंग के बाद में हम लोग नीला रंग देखते हैं। नीला रंग को लेकर के प्रश्न भी पूछा गया है। पर्शियन ब्लू क्या है जो है, या तिरंगे झंडे की तीली का रंग क्या होता है, उसको पर्शियन ब्लू बोलते हैं। कहीं कहीं इसी को नेवी ब्लू भी बोलते हैं। तो देखते हैं नीले रंग की कौन कौन सी श्रेणी है। ब्लू रंग या नीला रंग। नीले रंग में आपका नेवी ब्लू है या पर्शियन ब्लू है, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। इसी को पर्शियन ब्लू भी कहा जाता है। और ये तिरंगे झंडे की तीली का रंग है, पूछा गया है। जो तीली का रंग होता है चक्र में, वो रंग नेवी ब्लू या पर्शियन ब्लू होता है, कई बार पूछा गया है। इसके अलावा एक होता है कोबाल्ट ब्लू, जो आसमानी इसको कहा जाता है। आसमानी को ही कोबाल्ट ब्लू कहा जाता है। और कोबाल्ट ब्लू के बाद में अल्ट्रामैरीन ब्लू, इसमें बैगनी रंग का प्रभाव होता है, बैगनी रंग ज़्यादा होता है।
और अल्ट्रा मैरून ब्लू के बाद में एक होता है टारकाइस ब्लू। टारकाइस ब्लू उसी को फिरोजी बोलते हैं। फिरोजी आप लोग समझ रहे होंगे। तो ये कुछ श्रेणियां हैं आपके नीले रंग की, और नीले रंग के पश्चात हम लोग हरा रंग देख लेते हैं, यानी हरा अर्थात ग्रीन देख लेते हैं। और ग्रीन रंग में आपका बेरेडियन ग्रीन है, यह सभी रंगों में सबसे हल्का होता है। हरे रंग की श्रेणी की हम बात कर रहे हैं। बेरेडियन ग्रीन के अलावा सैफ ग्रीन, ये जो पत्ती का रंग होता है, वो सैफ ग्रीन ही होता है। और सैफ ग्रीन के अलावा होकर्स ग्रीन, होकर्स ग्रीन अगर हम लोग देखें तो ये भी थोड़ा सा गाढ़ा होता है। और इसके बाद में हम लोग देखेंगे काला रंग की दो श्रेणियां हैं, एक आइवरी ब्लैक और एक जापानी ब्लैक। ये काले रंग की दो श्रेणी हैं। और काले रंग के बाद में एक रंग और देख लेंगे, टाइटेनियम वाइट, यानी सफ़ेद रंग। वाइट रंग, तो इसमें भी मुख्य रूप से दो रंग होते हैं, एक टाइटेनियम वाइट और एक चाइनीज वाइट। तो ये कुछ रंगों की श्रेणियाँ हो गई। यहाँ से ब्लू रंग पूछा था, नेवी ब्लू या पर्शियन ब्लू पूछा था। दोस्तों, रंग जो होते हैं, एक तो होता है कार्बनिक रंग और एक होता है अकार्बनिक रंग। तो हम लोग देखते हैं कार्बनिक रंग की श्रेणी में कौन कौन से रंग आते हैं, अकार्बनिक रंग में कौन कौन से रंग आते हैं। तो यहाँ रंग देखें, रंग की दो श्रेणियाँ, कार्बनिक रंग और अकार्बनिक रंग। तो यहाँ कार्बनिक रंग में रासायनिक रंग, वनस्पतिक रंग, यांत्रिक रंग ये सब आते हैं। यांत्रिक रंग जब हम लोग मुगल चित्रकला पढ़ेंगे
तब वहाँ देखेंगे। और कार्बनिक रंग के अंतर्गत आपके खनिज रंग आते हैं। तो ये रंग के कार्बनिक और अकार्बनिक रंग है, महत्वपूर्ण है, हो सकता है कभी पूछे। दोस्तों, यहाँ कला के तत्व में एक और महत्वपूर्ण चीज़ दे देते हैं जो चित्रकारी में बहुतायत प्रयोग होता है, और वह है ब्रश अर्थात तूलिका। तो हम लोग वही पीछे जल रंग और थल रंग देख रहे थे, तो कुछ तूलिका की चर्चा किए थे। इसको मुगल काल में कलम बोलते थे, और इसके धारण करने वाले को कलम करतार, यानी चित्रकार को कलम करतार बोलते थे, और तूलिका को या ब्रश को कलम बोलते थे। तो हम लोग देखेंगे, और कहीं कहीं कलम का शैली भी होता है, जैसे कोटा कलम, मुगल कलम। तो यहाँ थोड़ा सा देखते हैं। एक होता है सेबल, और सेबल से आपका जल रंग प्लस टाइल रंग, दोनों रंगों में आप सेबल ब्रश का प्रयोग कर सकते हैं। और एक होता है ब्रिसल, ये केवल आपके टाइल रंग में प्रयोग होता है। और ये होता है फिलवर्ट, ये भी सभी रंगों के लिए प्रयोग होता है। असल में इसके जो किनारे होते हैं, जैसे ब्रश में जो है लोग देखते हैं, जो सामान्य रूप से ब्रश की समस्या देखते हैं, तो यहाँ जो ये ब्रश होता है, इसके किनारे जो है किंचित गोल होते हैं फिलवर्ट के। और ये चित्रकारी के लिए, जो खास करके जल रंग की चित्रकारी के लिए ब्रश होते हैं, वो विभिन्न पशुओं के बालों से बनाए जाते हैं। और उसमें जो सबसे उपयुक्त ब्रश होता है वो गिलहरी के बाल से बनाया जाता है। दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं कला के तत्व में कुछ शब्दावली, और वो है क्या एक्चुअल में, उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। और हम लोग ब्रश देखे, और ब्रश के पश्चात जो है तूलिका देखे, रंगों की श्रेणी देखे। और अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कुछ शब्दावली हैं। एक उसी में आता है सिगरेफिटो। सिगरेफिटो क्या है? दोस्तों, सिगरेफिटो यह भित्ति चित्रण की एक तकनीक है, और इसका विकास 13वीं सदी में यूरोप में होता है। और यह जो चित्रण की तकनीक है, इसमें होता यह है कि रंगों की विभिन्न परत लगाई जाती है। लाल रंग लगा दिया गया, हरा रंग लगा दिया गया, पीला रंग लगा दिया गया, तो कई रंगों की परत होती है। और जब हमें चित्रकारी करनी होती है, हरा रंग दिखाना होता है, तो ऊपर की सारी परतों को हम खुरच करके, जब जहाँ तक हरा रंग नहीं आता है वहाँ तक खुरचते हैं, और जिस तरह की भी चित्रकारी करनी होती है उस तरह की हरे रंग की करते हैं।
और जब हमें पीले रंग की आवश्यकता होती है तो हम पीला वाला परत तक खुद खुरचते हैं, जो ऊपर की परत होती है हटाते हैं। तो इस तरह से चित्रकारी की जाती है। लेकिन इसमें एक बार त्रुटि हो गई तो फिर उसमें सुधार संभव नहीं है, सुधार नहीं किया जा सकता है। और ये तकनीक यूरोप में प्रचलित थी 13वीं सदी में। दोस्तों, यहाँ हम लोग देखते हैं चारकोल स्टिक। तो दोस्तों, चारकोल स्टिक जो होता है, यह तैल रंग की चित्रकारी में इसी से रेखांकन किया जाता है। और सबसे उपयुक्त जो चारकोल होता है वह अंगूर की जो टहनी होती है उसी से सबसे उत्कृष्ट कोटि का जो है चारकोल स्टिक बनता है, चारकोल बनता है। पहला होता है उसको जला करके, और इसके अलावा इमली की लकड़ी से भी चारकोल स्टिक बढ़िया बनता है। लेकिन अंगूर की टहनी इतना उत्कृष्ट कोट का नहीं होता है, लेकिन उससे भी बनता है। और इसके बाद में एक शब्दावली आता है आइडेंटिकिट। आइडेंटिकिट जो होता है, जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बारे में बोलकर उसके वर्णन करता है और उसके आधार पर जो चित्र बनता है वो आइडेंटिकिट कहलाता है। जैसे इस समय अपराधी वगैरह को या किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसको हम देखे हैं और उसको बता नहीं सकते हैं, लेकिन हम उसे जो है ये बता सकते हैं कि हाँ किस तरह से उसकी संरचना थी। तो उसी बताने के आधार पर चित्रकार उस चित्र को चित्रित करता है, वही आइडेंटिकिट कहता है। आजकल देखते हैं अपराधियों वगैरह को पकड़ने के लिए उसका जो है रेखांकन करवाया जाता है, और जिन अपराधियों को किसी ने देख करके उसके बारे में वर्णन किया है और चित्र बना है तो आइडेंटिकिट कहता है। और एक शब्दावली है स्केच। या इसी को खसड़ा भी बोलते हैं। दोस्तों, स्केच होता है पेंसिल से या चारकोल से, पेन से शीघ्रता से किया गया रेखांकन स्केच कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम बना रहे हैं, किसी व्यक्ति को बना रहे हैं, ये क्या है? ये स्केच है जो शीघ्रता से कर दिया गया। ये स्केच है, तो ये शीघ्रता से किया जाता है पेन पेंसिल इत्यादि चीज़ों से। और हम लोग जब आधुनिक चित्रकला पढ़ेंगे तो वहाँ एक शब्दावली का और बार बार प्रयोग होगा, इंस्टालेशन। दोस्तों, बहुत से चित्रकारों ने किताबों पर यानी बुक इंस्टॉलेशन होता है कि जब चित्रकार किसी कविता या घटना के साथ बनाता है तो वह बुक इलस्ट्रेशन कहलाता है। असल में इलस्ट्रेशन का काम होता है बुक किताब में अक्सर, तो बुक इलस्ट्रेशन बोल देते हैं। और हम लोग देखेंगे कि बहुत से आधुनिक चित्रकारों ने बुक इलस्ट्रेशन का काम किया है। और बुक इलस्ट्रेशन के बाद में एक और शब्दावली आती है एंजल। तो जो एंजल होता है इसमें
तैल चित्रकारी के लिए जो स्टैंड होता है जिस पर रख करके चित्रकारी की जाती है वही एंजल कहलाती है। और एंजल के बाद में हम लोग देखेंगे कुछ और शब्दावली है, जैसे डिवर है। डिबर यह जो कलर प्लेट होता है और जिस स्थान पर उसमें तेल रखा जाता है उसको डिबर बोलते हैं, और ये तैल चित्रण के लिए प्रयोग होता है। उसे कलर से जो है वो तेल से जो है रंगों को गाढ़ा हल्का करने के लिए प्रयोग किया जाता है डिबर। दोस्तों एक है माही स्टिक। दोस्तों माही स्टिक वो होता है जब कैनवास पर कार्य करते समय हाथ को टिकाने के लिए वो स्टैंड होता है, स्टिक होती है, वो माही स्टिक बोलते हैं। कभी कभी चित्रकार जो है चित्रकारी करने के लिए एक स्टैंड पर हाथ को टिकाते हैं तो वही माही स्टिक बोलते हैं। और एक है सिटी स्केप। दोस्तों ये सिटी स्केप और लैंड स्केप दो शब्दावली है। इसमें सिटी स्केप में शहरी दृश्यों को चित्रित किया जाता है और लैंड स्केप में ग्रामीण दृश्यों को चित्रित किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग कुछ शब्दावली को देखें और कला के तत्व के अंतर्गत हम लोग इन चीज़ों को पूरा किए। और आप लोगों को एक हम पेपर करवाएंगे, पेपर देंगे और देखते हैं कि आप लोग उस पेपर को कितना सॉल्व कर पाते हैं। और इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।